अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एपीआईज़ देखेंगे कि एपीआईज़ क्या होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट मेथड्स देखेंगे एपीआई के अंदर। और हम लोग इन एपीआईज़ को थंडर क्लाइंट के साथ टेस्ट करेंगे। और पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपीआईज़ बेसिकली होती क्या है, उसके बाद हम लोग ये सारे मेथड्स को देखेंगे और फिर हम उनको टेस्ट करेंगे थंडर क्लाइंट के अंदर। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि हैकाथॉन होने वाला है और फंक्शनैलिटी पे फोकस करें, तो बिल्कुल मैं फंक्शनैलिटीज़ वाइज़ भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। जो हमारा हैकाथॉन होने वाला है थर्ड माइलस्टोन के लिए, उसके अंदर जो बेसिकली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, उसमें 2 मेन चीज़ें हैं। 2 मेन चीज़ें कौन-सी हैं? एक हमारे पास हेडलेस सीएमएस है, जिसमें हमारा सैनिटी आ जाता है। तो सैनिटी पे भी मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, सही है? और दूसरी जो मेन चीज़ है, वो डायनामिक राउटिंग एपीआईज़ के थ्रू है। तो एपीआईज़ का कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो एपीआईज़ का आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, एपीआईज़ को कैसे कंज़्यूम करते हैं हम लोग फ्रंट एंड में, नेक्स्ट.जेएस के अंदर या किसी भी फ्रंट एंड के अंदर, वो भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है? तो एपीआईज़ कंज़्यूम करना और एपीआईज़ को समझना 2 अलग चीज़ हैं। आप अगर पहले आप एपीआई को समझोगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, सही है? और उसके बाद फिर हम लोग मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कंज़्यूम करना एपीआईज़ को, हम कैसे कंज़्यूम कर सकते हैं, कैसे फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एपीआईज़ को, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कंज़्यूम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह मैं सैनिटी पे वीडियो बनाऊँगा। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं हमारे पास थर्ड माइलस्टोन के अंदर। लेकिन एक और चीज़ भी है कि उसमें हमें थर्ड पार्टी एपीआईज़ यूज़ करनी है, जैसे कि हमारे पास हो गई अली एक्सप्रेस और शिपो और इजी इजी पोस्ट। तो ये हमारे पास एपीआईज़ कुछ थर्ड पार्टी हैं। ये तो अब बहुत आगे की चीज़ है। तो अभी आप लोगों को फोकस ये करना है कि आप लोग को एपीआई का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। थंडर क्लाइंट क्या होता है, हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, ये समझ आना चाहिए। फिर कंज़्यूम कैसे करते हैं हम लोग, एपीआईज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ आनी चाहिए। और फिर सैनिटी पे फोकस होना चाहिए। जो मैंने चीज़ बताई कि थर्ड पार्टी जो हमारे पास एपीआई एपीआईज़ हैं हमारे पास, जैसे अली एक्सप्रेस की एपीआई हो गई, इजी पोस्ट की, तो ये आप लोगों को टाइम के साथ आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग को अगर एपीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो आप लोग इस पे कैसे काम करोगे? तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा माइलस्टोन 3 होने वाला है, ये बेसिकली हमारे सर का मैसेज है। उसमें हमारे पास क्या मेन चीज़ है, एक हेडलेस सीएमएस कोई सा भी हो सकता है, सैनिटी भी हो सकता है, कोई और सा भी हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सैनिटी यूज़ कर लें। इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं। और दूसरा ये कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया है वो सैनिटी ही है। तो मैं भी सैनिटी यूज़ करूँगा और सैनिटी पे मैं वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी बात, हम लोग एपीआईज़ तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैसे कंज़्यूम कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ ये लिखा हुआ है इन्वेंटरी एंड प्राइस अपडेट्स, यानी कि जो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी उसके अंदर बेसिकली स्टॉक कैसे मैनेज हो रहा होगा। स्टॉक अगर आप प्लस का बटन दबाएँ, तो उसमें जो हमारे पास इन्वेंटरी है वो अपडेट हो जाए, और हमारे डेटाबेस में भी जब हम लोग उसको बाय करें तो वो इन्वेंटरी माइनस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो डेटाबेस बेसिकली हमारा डेटाबेस तो होगा नहीं, हमारे पास जो सैनिटी होगा वही हमारा एक तरीके से डेटाबेस होगा। लेकिन सैनिटी को डेटाबेस कहना गलत है। ठीक है? तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सैनिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। इसमें क्या लिखा है, पेमेंट इंटीग्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। खैर, तो ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग ये नहीं करेंगे। ऑथेंटिकेशन, यूज़र्स की ऑथेंटिकेशन हो गई, और पेमेंट इंटीग्रेशन ये ज़रूरी नहीं है, स्ट्राइप आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और इसमें जो आखिरी पॉइंट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सही है? लेकिन पहले आप लोग इन चीज़ों पे फ़ोकस करो, सैनिटी पे और एपीआईज़ पे। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि क्या इसका हो सकता है। आप लोग देखना, चैटजीपीटी है, चैटजीपीटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एपीआई इंट्रोडक्शन है। उसमें हमारे पास गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट मेथड्स हैं और थंडर क्लाइंट। तो बेसिकली एपीआईज़ होती क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस में ज़रूर फीडबैक दिया करें कि कैसी लग रही हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। और व्हाट इज़ एपीआई? तो एपीआईज़ की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इस और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, ये सब वो चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को आगे चलते हैं। तो एपीआई होता क्या है? एपीआई का बेसिकली मतलब है, फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है? तो इज़ अ वे फॉर टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू टॉक टू ईच अदर। मतलब, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को
अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपस में बात करते हैं, या दो सॉफ्टवेयर्स आपस में बात कर रहे हैं, या दो बैकएंड आपस में बात कर रहे हैं, या कोई भी दो सिस्टम्स आपस में बात कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, डाटा पास कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू होता है? एपीआई के थ्रू। कोई भी दो सिस्टम्स, कोई भी दो सॉफ्टवेयर्स, कोई भी दो कंप्यूटर्स, सही है, कोई भी दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अगर आपस में बात कर रहे हैं या डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? एपीआईज के थ्रू। ठीक है, तो इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा अभी एग्जांपल से। इट अलाउस वन प्रोग्राम और रिक्वेस्ट डाटा टू सर्विस फ्रॉम अनदर विदाउट नोइंग हाउ द प्रोग्राम वर्क्स इंटरनली। इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ये बस इतना कह रहे हैं कि जो आपके पास जो कोड लिखा गया, अगर एक सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी हैं, टाइप स्क्रिप्ट है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट, सही है, तो बहुत सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सी है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है। जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उनको तो पता होगा, ठीक है, लेकिन जो नहीं है उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अभी हमने क्या पढ़ी क्वार्टर वन में? टाइप स्क्रिप्ट। इसी तरीके से हम पाइथन आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज में लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पाइथन में लिखा गया है और दूसरा सॉफ्टवेयर मेरा जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और उन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करनी है, डाटा ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली हमारे पास जेसन फॉर्मेट एपीआई की भी टाइप्स होती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो रेस्ट एपीआईज है, सही है, जो मैंने अभी मेथड्स यहाँ पे बताए, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट के मेथड्स, ये हमारे पास रेस्ट एपीआईज के अंदर होते हैं। रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली दो सिस्टम्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एपीआई के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल आगे देखते हैं। आगे चलते हैं और आगे वापस मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ एपीआई। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रेस्ट एपीआईज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग रेस्ट एपीआईज पे काम करेंगे, और अभी हम लोग रेस्ट एपीआईज के मेथड्स पढ़ेंगे। तो सोप जो एपीआईज है ये अलग एक अलग टाइप की एपीआई होती है। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ग्राफ क्यूएल एपीआईज होती हैं, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल एपीआईज, तो ये सारी होती हैं। इन सब की डेप्थ में अभी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री में सिर्फ अलोन इस पे ही काफ़ी काम हो रहा है, तो अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग सिर्फ इस पे ही फोकस करें। ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए कि इतनी टाइप्स की एपीआईज हो सकती हैं। हम लोग अभी रेस्ट एपीआईज पढ़ेंगे। तो रेस्ट एपीआईज रिप्रेजेंटेशन, स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा, अब एपीआईज जो हमारे पास एपीआई है, रेस्ट एपीआई है, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और इन सबको हम लोग देखेंगे। गेट बेसिकली क्या करता है? फेच करता है डाटा को। मतलब ये कि दो सिस्टम्स के बीच में अगर हम लोग गेट की एपीआई चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम वन, और दूसरा सिस्टम है सिस्टम टू। तो सिस्टम वन, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है, अब मैं सिस्टम कह रहा हूँ, सिस्टम का क्या मतलब है? सर्वर, या कोई कंप्यूटर, या कोई पीसी, या कोई लैपटॉप, तो एक सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा सिस्टम है हमारे पास, वो भी एक कंप्यूटर है। तो एक सिस्टम अगर दूसरे सिस्टम से डाटा फैच कर रहा है, तो वो क्या यूज़ करेगा? गेट, यानी कि वो डाटा उठा के ला रहा है, तो वो क्या यूज़ करेगा? गेट वाला मेथड यूज़ करेगा। मेथड्स तो आप लोगों को पता है क्या होते हैं, सही है। तो मेथड्स बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हमारे पास हम लोग कोड लिख रहे होते हैं। खैर, इसमें हमारे पास जो गेट का मेथड है, इसमें क्या हो रहा होता है? डाटा फैच हो रहा होगा। ठीक है, फिर पोस्ट है हमारे पास। क्या है पोस्ट? क्या करता है कि डाटा को पोस्ट करता है, डाटा को क्रिएट करता है, क्रिएट न्यू रिसोर्सेज और डाटा। डाटा को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, सही है। यानी कि अगर मैं इसकी डायग्राम बना लूँ, तो मैंने एक डायग्राम क्रिएट की है, सिंपल सी बेसिकली ड्राइंग की है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से काम होता है एपीआईज में, कि हमारे पास एक सिस्टम है, सही है, एक क्लाइंट सिस्टम है, क्लाइंट है यहाँ पे मेरे पास, आप लोग मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ पे इधर मेरे पास एक वेबसाइट है, सही है। वेबसाइट ओपन हुई हुई है किसी भी लैपटॉप में, किसी पीसी में, किसी मोबाइल में, किसी भी डिवाइस में एक वेबसाइट ओपन हुई हुई है यहाँ पे, सही है। तो अब बेसिकली होगा क्या कि क्लाइंट आएगा, यूजर आएगा, वो कोई वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जब वो जाएगा, तो वेबसाइट पे क्या आता है? डाटा आएगा हमारे पास, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, कुछ आएगा, कुछ अगर वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गया तो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आएगी, प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो वो सारा डाटा कहाँ से आएगा? आप लोगों ने कभी सोचा है जो डाटा आता है हमारे पास, जो दिख रही है चीज़ें लिखी हुई, जो पिक्चर्स आ रही है, वो कहाँ से आ रहा है? वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है।
बेसिकली हमारे पास कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से, डेटाबेस में वो चीज़ें स्टोर हुई हुई हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास फ्रंट एंड होता है, जो क्लाइंट है, जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप लोगों को क्या दिख रहा है, फ्रंट एंड वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, आपको उसमें पिक्चर्स दिख रही है, डाटा दिख रहा है, वो फ्रंट एंड है। तो बेसिकली हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है जो आप लोग को दिख रहा होता है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड में हमारे पास कुछ लॉजिक लिखी हुई होती है। सही है, और वो लॉजिक किस चीज़ की होती है, डाटा को हैंडल करने की, डाटा को मैनिपुलेट करने की लॉजिक्स होती हैं, या और भी बिजनेस लॉजिक्स होती हैं हमारे पास, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। तो अभी हमारा एपीआई का क्या रोल है इसमें। एपीआई क्या करता है कि हमारे पास अगर फ्रंट एंड की वेबसाइट जो हमारी है वो किसी और लाइब्रेरी में लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट जेएस के अंदर लिखी हुई है, और हमारा जो बैकएंड है वो किसी और कोड में लिखा है, तो दोनों बात कैसे करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों को हम बात करवाना है, तो दोनों की लैंग्वेज तो सेम है ही नहीं, तो बेसिकली एपीआई के थ्रू हम लोग एपीआई के थ्रू क्या करेंगे, उन दोनों को बात करवाएंगे। और बात करवाने का रीजन क्या है कि फ्रंट एंड पे हमें डाटा चाहिए, डाटा को फेच करवाना है, सही है, डाटा को गेट करवाना है, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एपीआई के थ्रू बैकएंड से अपना डाटा मंगवाएंगे। और बैकएंड कहाँ से डाटा मंगवाएगा, बैकएंड सिंपल डेटाबेस से बात करके क्या करेगा, डाटा को लाएगा, और डाटा को वो कहाँ भेज देगा, रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या भेज देगा, अपने क्लाइंट पे। यानी जो हमारे पास जो क्लाइंट है, जो हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, मैंने नेक्स्ट जेएस ले लिया, रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है, एंगुलर का हो सकता है, किसी भी लाइब्रेरी का, किसी भी फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्लाइंट है जो हमें फ्रंट एंड दिख रहा है। तो हम लोग एपीआई के थ्रू डाटा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बैकएंड वहां से कुछ लॉजिक लगा के डाटाबेस से डाटा मंगवाता है, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। डाटा किस फॉर्म में मिलेगा, जेसन फॉर्म में मिलेगा। तो समझ आई बात, हमारे पास गेट का मेथड होता है। सही है, तो ये गेट का मेथड क्या कर रहे हैं, हम लोग फेच करवा रहे हैं, डाटा को मंगवा रहे हैं। ठीक है, डाटा को फेच करवा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा गेट का मेथड। सही है, मैंने इस डायग्राम से बता दिया कि हम हमारा क्या हो रहा है, कि बेसिकली हमारा जो चल रहा है फ्लो, वो ये है कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2, फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग है हमारे। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, एपीआई के थ्रू। अब आप लोगों का सवाल होगा, अगर हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही हो, तो एक ही लैंग्वेज में लिखा गया हो, तो हमें एपीआई की जरूरत पड़ती है, तो हमें एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, इसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर आपकी बैकएंड की लॉजिक भी उसी प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट हुई भी है, तो आपको एपीआई की जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट सिंपली बैकएंड से डाटा मंगवाओगे डायरेक्ट फ्रंट एंड में, डायरेक्ट आप उसको कोड के अंदर इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तब हमें एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अभी इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें एपीआई की जरूरत नहीं होती। अभी एपीआई का सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दो डिफरेंट हमारे पास अगर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, या दो डिफरेंट हमारे पास लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स में काम हुआ हुआ है, बैकएंड का काम अलग हुआ हुआ है, फ्रंट एंड का काम अलग हुआ हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एपीआई के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डाटा को मंगवाएंगे। तो एपीआई का काम यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा, कि डाटा को फेच करना या डाटा को अपडेट करना, या जो भी हम देखेंगे अभी आगे के मेथड्स। तो अभी मैंने गेट पढ़वाया, तो अभी हमारा काम क्या है, डाटा को गेट करना। रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा वहां से कुछ ना कुछ, उसमें डाटा होगा या नहीं होगा। अगर हमारी रिक्वेस्ट में डाटा जो हमने रिक्वेस्ट की है उसके हिसाब से कोई डाटा उसको डाटाबेस में नहीं मिलता है, सही है, डाटा नहीं मिलता है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई नॉट फाउंड, डाटा नहीं मिला, 404 नॉट फाउंड, डाटा नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारा गेट का मेथड हो गया। इसी तरीके से पोस्ट का मेथड क्या करता है, बेसिकली पोस्ट का मेथड ये कर रहा होता है कि हम लोग यहाँ से अगर कोई ऐसा हम डाटा को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम डाटा को पोस्ट कर रहे हैं, डाटा को गेट नहीं कर रहे, डाटा को पोस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट तो जाएगी हमारी, लेकिन पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। पोस्ट मतलब ये कि हम डाटा को बेसिकली बना रहे हैं अपनी तरफ से, मतलब अपने पास से बना रहे हैं, और उसको फिर हम लोग बैकएंड से जाके वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाऊं और वहां पे मैं अपना ऑर्डर करूं, तो ऑर्डर जब मैं करूंगा, तो बेसिकली मेरा मेरा जब मैं ऑर्डर करूंगा, तो मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके अंदर क्या क्या होगा, ऑर्डर आईडी जाएगी, सही है, या ऑर्डर आईडी नहीं तो प्रोडक्ट का नाम जाएगा, प्रोडक्ट आईडी जाएगी, प्रोडक्ट नेम जाएगा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मैंने ऑर्डर की है, ये सब चीजें जाएंगी। और ये सारी चीजें डेटाबेस में सेव हो जाएंगी, भाई इस बंदे ने ये ऑर्डर किया है, इस टाइम पे किया है, क्या ऑर्डर किया है और कितना किया है, क्वांटिटी, सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो सारी कहाँ जाके सेव हो जाएंगी, डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पोस्ट का मेथड। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं पुट एंड पैच। तो बेसिकली इन दोनों का मकसद क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस मैं अभी बताऊंगा। पुट मतलब डिफरेंस को हम बाद में देखेंगे। पुट एंड पैच का मतलब अभी सिंपल देख लेते हैं, अपडेट करना, डाटा को अपडेट करना। ऑलरेडी हमारे पास एक डाटा हमने कोई ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर करने में हमने अपना जो हमारा नेम था ना, वो नेम में गलती हो गई, नेम में कोई मिस्टेक हो गई। तो अब हमारे डेटाबेस में नाम, अगर मैं नाम की बात करूं, तो मेरा नाम है जाहिर। मैं अपने नाम के आगे
एक आर लगाता हूँ, ज़ाहिर ZAHIR, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2 आर लग गए, ठीक है? तो मैं कहूँगा भाई मुझे डाटा को अपडेट करना है, मुझे मेरा नाम गलत चला गया है, मेरी प्रोफाइल में गलत नाम शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि कैसे इसको अपडेट करवाऊँगा, पुट या पैच के थ्रू अपने नाम को अपडेट करवा लूँगा, ठीक है? तो ये जो हमारा डाटा ऑलरेडी था, लेकिन हमने उसमें जस्ट अपडेट किया है, रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का सिस्टम वही है, रिक्वेस्ट हम यहाँ भी करेंगे और रिस्पॉन्स आएगा, सही है? तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हर मेथड के अंदर होता है, गेट में भी, पोस्ट में भी, पुट पैच में भी और डिलीट में भी, ठीक है? अच्छा, तो हमने ये अपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करवा लिया, सही है? तो ये हो गया पुट एंड पैच। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो अभी देखेंगे। डिलीट क्या है? डिलीट का सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई डाटा है हमारे डेटाबेस में, हम चाहते हैं उसको डिलीट करना, तो सिंपल हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बैकएंड उस डाटा तक पहुंचेगा, उसको डिलीट करेगा और हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा कि भाई हाँ डिलीट हो गया है। अगर वो उसको डाटा मिल जाता है तो, अगर हमने कोई ऐसा डाटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट की कि भाई ये डाटा डिलीट कर दो, लेकिन उसको मिला ही नहीं, तो फिर वो डिलीट नहीं करेगा, वो कहेगा रिस्पॉन्स में 404 नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमें वो डाटा मिला ही नहीं, हम जो आप चीज़ डिलीट करवाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी डिलीटेड है ही नहीं, वो डेटाबेस में है नहीं, तो ये होता है डिलीट, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं रेस्ट एपीआईज के अंदर। गेट, डाटा को फैच करना, पोस्ट, डाटा क्रिएट करके सेव करवाना, पुट एंड पैच, डाटा को अपडेट करवाना डेटाबेस के अंदर, डिलीट, और डिलीट का मतलब तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा को सिंपल डिलीट कर देना, इरेज कर देना, सही है? अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे कि एक एंड यूज़र है, मैंने क्या बोला इसको, क्लाइंट, ये हमारे पास डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा है वेबसाइट, इसने रिक्वेस्ट की एपीआई, एपीआई गई हमारे पास बैकएंड में, बैकएंड में गई, बैकएंड से यहाँ से, अच्छा अब एक बात और है, मैंने अभी यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल दी, इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे डेटाबेस अलग बनाया। हमारा डेटाबेस बैकएंड के साथ भी हो सकता है, ये हमारा बेसिकली एक सर्वर है, ये हमारा बैकएंड एक सर्वर है, तो यही इसी सर्वर के अंदर डेटाबेस भी हो सकता है, या हमारा डेटाबेस कहीं और भी मौजूद हो सकता है, सही है? तो खैर इतनी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग सर्वर को अलग भी कर मतलब डेटाबेस को अलग भी रख सकते हैं, या डेटाबेस हमारा बैकएंड के साथ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाए, बस सिंपल हमारा काम ये है कि एपीआई को समझना। तो एपीआई क्या कर रही है, रिक्वेस्ट जा रही है हमारी एपीआई के थ्रू और वो बैकएंड तक पहुंच रही है, बैकएंड क्या कर रहा है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, डाटा को फैच कर रहा है, अगर तो डाटा वहीं पड़ा हुआ है तो वहीं से वो भेज देगा, अगर डाटा उसके कहीं और डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो वहां से वो डाटा मंगवाएगा, फिर उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स की सूरत में भेज देगा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट गई, एपीआई ने रिक्वेस्ट पहुंचाई बैकएंड तक, बैकएंड क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, डाटा मंगवा रहा है, और डाटा मंगवा के वो रिस्पॉन्स की सूरत में एपीआई के ही थ्रू वापस से रिस्पॉन्स दे देगा, किसको, एंड यूजर को या क्लाइंट को, ठीक है? जो हमारा ब्राउजर पे या ऐप में जो भी चीज़ हमारी चल रही है, ठीक है? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की देख लें तो कस्टमर है, कस्टमर डायरेक्टली शेफ से, अगर कोई रेस्टोरेंट में गया है कस्टमर, तो वो डायरेक्टली शेफ से रब्ता नहीं करता, वो किससे करेगा कॉन्टैक्ट, या किससे कम्युनिकेशन करेगा, वेटर से। तो वो बोलेगा भाई मेक द ऑर्डर, पहले ऑर्डर लेगा वो, फिर ये वेटर जाएगा शेफ को या हमारे बैकएंड को क्या देगा, बोलेगा ऑर्डर देगा कि इस कस्टमर ने इतना किया है ऑर्डर, ये चीज़ की है, फिर वो बनाएगी वो चीज़ बनेगा, मतलब वो चीज़ बनेगी हमारे पास, तैयार होगी, रेडी होगी, और फिर हमारे पास वो वेटर के ही थ्रू हमारे पास कस्टमर के पास वो चीज़ हमारी पहुंच जाएगी, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सीख दे दी मैंने। अच्छा, हाउ एन एपीआई वर्क्स, वही वाली बात, एप्लीकेशन है हमारे पास, क्लाइंट है इंटरनेट के थ्रू, ऑब्वियसली इंटरनेट तो आपको चाहिए होगा ना, आप एपीआई तो है आपके पास लेकिन इंटरनेट भी चाहिए होगा, तो एपीआई के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, सर्वर डाटा को निकालेगा कहाँ से, डेटाबेस से लेके आएगा, जैसे ही वो डेटाबेस से लेके आएगा तो डाटा हमारे पास आएगा, प्रोसेस होगा और वापस से वो रिस्पॉन्स की सूरत में एपीआई उसको कहाँ पहुँचा देगी, एप्लीकेशन मतलब हमारा जो क्लाइंट है उसमें, ठीक है? तो ये देख लेते हैं, अब ये क्लाइंट है, गेट पोस्ट पुट, ये वही चीज़ है कि रेस्ट एपीआई डेटाबेस, और फिर अच्छा डाटा किस सूरत में जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसन की सूरत में हमारे पास डाटा जा रहा होता है, जो भी आप डाटा मंगवाओगे रेस्ट एपीआई के अंदर वो किस सूरत में जाएगा, रेस्ट एपीआई के अंदर वो जो भी डाटा हमारे पास आएगा, वो रिस्पॉन्स में जो भी डाटा आएगा वो जेसन की फॉर्मेट में होगा या एक्सएमएल के फॉर्मेट में होगा, ठीक है? तो ज़्यादातर हमारे पास जेसन के फॉर्मेट में हो रहा होता है डाटा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको एक एपीआई की शक्ल दिखा देता हूँ, बेसिकली एपीआई दिखती कैसी है। तो एक वेबसाइट है यहाँ पे, जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पे हमारे पास ना बेसिकली जो फ्री एपीआईज कुछ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम लोग फ्री यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एपीआईज जो आपकी होती है ना, अगर वो आप किसी के लिए एपीआईज बना रहे हो तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती,
अगर कोई आप किसी भी ऑफिस में जाओगे और वहाँ से बोलोगे, वहाँ पे काम करोगे आप, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि बैकएंड का जो डिपार्टमेंट होता है वो एपीआईज बेसिकली बना रहा होता है। तो एपीआई वो पब्लिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई भी आएगा और आपका डाटा चुरा के ले जाएगा, कोई भी आके अटैक कर देगा, हैकर कोई भी आपका डाटा चुरा के ले जाएगा। सही है? तो बेसिकली जो एपीआईज होती है हमारे वो पब्लिक नहीं होती। इसीलिए अगर हमें किसी एपीआई को पढ़ना है, हमें समझनी है चीज़ें, तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्री की कुछ एपीआईज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वेबसाइट है हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर की, हमारे पास एक और वेबसाइट है गिटहब की, इसका मैं लिंक दे दूंगा, सिंपल बुक्स की एपीआई है। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फ्री की एपीआईज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको शक्ल दिखाऊं किसी एपीआई की, तो यहाँ पे टूडूज है, एक टूडूज की आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे टूडूज की यूआरएल आ रहा है, इस पर मैं क्लिक अगर करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये होती है मेरे पास एपीआईज। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। बेसिकली एपीआईज मैंने क्या बताया था, रिस्पॉन्स जो आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं इस यूआरएल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस यूआरएल पे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ से, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, और सर्वर वो कुछ डाटा मुझे भेजेगा रिस्पॉन्स की सूरत में। तो मैं अब क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, ये मेरे पास डाटा है। ये जो डाटा आ रहा है ये रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, तो ये फास्ट होता है बहुत। देखिए हमारा यूआरएल क्या है, तो बेसिकली हमारी जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो स्लैश टूडूज था, स्लैश टूडूज। अब ये एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट बेसिकली हमारे पास एक यूआरएल होता है कि उस यूआरएल पे जाओगे आप तो आपको वो डाटा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लैश टूडूज का एक यूआरएल था, ये फ्री की एपीआई हमें देता है, सही है। तो ये हमारा यूआरएल है, ठीक है। तो ये डाटा कुछ इस तरीके से आया, इसमें क्या डाटा आया आप देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, जेसन फॉर्मेट में होता है, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कॉमा से सेपरेट हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, तीसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ओपन हो रहा है फिर क्लोज हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यूजर आईडी, टाइटल, कंप्लीट। अब हम टू डूज से क्या पता चल रहा है, टू डूज का मतलब होता है कि एक ऐसी ऐप जिसमें आप अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने कर ली हैं, सही है। टू डू ऐप का मतलब क्या है कि आप दिन में बेतहाशा काम करते हो, खाना पकाते हो, या अगर कोई जॉब है किसी की तो जॉब पे जाता है, रनिंग करता है, जिम जाता है, तो वो सारे टू डूज में कि मैं आज जिम जाऊंगा, सही है, जिम चला गया, जिम से वो आया, उसने टिक मार्क कर दिया उसको, तो यहाँ पे कंप्लीटेड है। तो कंप्लीटेड का मतलब ये है कि ये वाला काम टाइटल में क्या है, ये वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ इस यूजर का, ठीक है। और इसकी एक अपनी आईडी है, ये आईडी बेसिकली हमारे पास यूनिक आईडी है। तो आप देखें ये आईडी 1 चल रही है, आईडी 2 चल रही है, आईडी 3। तो एक यूजर है हमारे पास, यूजर आईडी 1, फॉर एग्जाम्पल यूजर 1 जो है, यूजर आईडी 1 वो मैं हूँ, ठीक है। तो मेरा ये टू डूज आ रहा है, ये मेरा एक काम है, ये कंप्लीटेड फॉल्स है इसका। ये मेरा दूसरा काम है, यहाँ पे भी यूजर आईडी क्या है 1, यहाँ पे भी यूजर आईडी क्या है 1, यहाँ पे भी यूजर आईडी क्या है 1। तो यहाँ पे सारी यूजर आईडीज 1 ही आ रही है। 2 आ रही है नीचे, हाँ 2 आ गई, देखें यहाँ पे नीचे 2 आ गई, देखें ये 2 आ गई, सही है। तो इसमें इसकी आईडी क्या है 21। खैर हमें आईडी से काम नहीं, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा डाटा आ रहा है ये कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि भाई इसको ये जो यूजर है इसकी आईडी 1 है, इसका टाइटल क्या है, मतलब टाइटल से मतलब इसने जो काम करना है या कर चुका है वो काम इसका आ गया ये। किसी और लैंग्वेज में हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो काम है। फॉर एग्जांपल मैं कुकिंग लिख देता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कोई टू डू होमवर्क, तो होमवर्क इसने कंप्लीट नहीं किया हुआ, सही है। एक और टू डू लेते हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इसने कंप्लीट नहीं किया हुआ, ये ट्रू वाला ढूंढ लेते हैं, ये ट्रू वाला आ गया। अब ये हम कह लेते हैं लंच, तो लंच इसने कंप्लीट कर लिया, किस यूजर ने, यूजर आईडी 1। तो ऑब्वियसली इसका यूजर का कोई नाम भी होगा, तो अभी सिर्फ इसकी आईडी आ रही है, तो अभी नाम को छोड़ देते हैं। तो एनीवेज, तो ये होता है हमारे पास एपीआईज, ये हमारी एपीआईज होती हैं, इस तरीके से कुछ दिख रही होती हैं एपीआईज, ठीक है। तो ये हमारा देखे कितना सारा डाटा आ रहा है, हम इस डाटा को अपने पास फैच करा के फ्रंट एंड के अंदर हम इसको अच्छे से शो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एपीआईज होती हैं, सही, ये एपीआई है एक, सही है, और ये टू डूज इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। ये एपीआईज जो है हमारे पास, ये जो एपीआईज हैं हमारे पास, ये हम फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और इसको अच्छी तरह दिखाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे किसी वेबसाइट पे जाओ और ऐसे डाटा आ रहा हो तो आप क्या बोलोगे, कितनी बेकार वेबसाइट बनी हुई है ना, कितनी बेकार ऐप बनी हुई है। तो ऐसे डाटा को जो शो नहीं कराएंगे, हम बैकएंड से बनवा के उसको अच्छे से दिखाएंगे। तो जो भी हमने अभी टेलविंड सीएसएस इतनी पढ़ी, वो किस लिए पढ़ी है, इसलिए तो पढ़ी है कि हम जो फ्रंट एंड बनाएंगे वो पहले फ्रंट एंड बनेगा, फिर जब डाटा उसमें आएगा तो उसको हमें अच्छे से दिखाना भी है। ये नहीं कि आप ऐसे यूजर को दिखा दो, नहीं, सही है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारा एपीआईज का।
कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारा एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो एपीआईज के थ्रू हो रही होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, कुछ फ्री की एपीआईज होती है हमारे पास, क्योंकि एपीआईज हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, तो हम लोग फ्री की एपीआईज यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो गूगल पे फ्री एपीआईज और सैम्पल एपीआईज लिख सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे देखें कितनी सारी आ गई। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, बंद करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एपीआईज भी दिखा दी। अच्छा, अब आज जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो बेसिकली मैंने थंडर क्लाइंट का आपको अच्छे से नहीं बताया। तो बेसिकली थंडर हम लोग जो आज काम करेंगे वो थंडर क्लाइंट पे काम करेंगे और उस पर हम देखेंगे, सही है, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इंप्लीमेंटेशन जो होगी वो थंडर क्लाइंट की होगी। उससे पहले हम लोग रोल्स की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने बात की थी ऑफिस की, तो ऑफिस में बेसिकली ऑफिस में जो हमारा काम हो रहा होता है, अगर दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड आपका किसी और लैंग्वेज पे है, बैक एंड आपका किसी और लैंग्वेज पे है, तो आपको एपीआई चाहिए होगी उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। बैक एंड से फ्रंट एंड में डाटा भेजने के लिए आपको एपीआई चाहिए होगी। तो जब आप ऑफिस में जाओगे और आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हो, यानी आप वेबसाइट बना रहे हो, टेलविंड स्टाइलिंग कर रहे हो उसकी, सही है, उसका स्ट्रक्चर कर रहे हो, एचटीएमएल लिख रहे हो, तो आपको एक एपीआई बनी बनाई मिलेगी, आपको सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना होगा। और अगर आप बैकएंड के डिपार्टमेंट में गए हो तो आपको वो एपीआई बनानी होगी और उस डाटा को बेसिकली जनरेट तो नहीं, मतलब उस डाटा को डेटाबेस से उठा के लॉजिक लगा के उसको एपीआई बनानी होगी, और वो फिर एपीआई फ्रंट एंड वाला बंदा इंटीग्रेट करेगा। तो आपको, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपका रोल क्या होगा, उस एपीआई को कंज्यूम करना। और अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो आपका क्या होगा, उस एपीआई को बनाना। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऑफिस में कैसे रोल होते हैं, कि फ्रंट एंड वाला का क्या काम होता है एपीआई के रिलेटेड, और बैकएंड वाले का क्या काम होता है एपीआई के रिलेटेड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थंडर क्लाइंट की। तो सबसे पहले हम लोग, थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन है बेसिकली वीएस कोड के अंदर। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप ओपन करें, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया नेक्स्ट जेएस का, आप लोग चाहो तो एम्प्टी प्रोजेक्ट भी, खाली वीएस कोड भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक्सटेंशंस के अंदर, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा थंडर क्लाइंट, और क्लाइंट की स्पेलिंग गलत है लेकिन फिर भी ये आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बस आ रहा है इस तरीके से, इसका सिंबल होता है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सही है। इंस्टॉल करने के बाद इसको इनेबल कर लेंगे, इनेबल ऑलरेडी हुआ हुआ है ये, तो अब इसको छोड़ देते हैं, बंद करते हैं। तो अब हम जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे और इंस्टॉल करने के बाद इनेबल करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, सही है। आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ रही होती है, यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो हम थंडर क्लाइंट क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, मैंने इसको इंस्टॉल करवा दिया, लेकिन करते क्यों है यूज़। तो देखें, एपीआई हमने पढ़ लिया क्या होता है, सही है। एपीआई दिखती कैसे वो हमने देख ली, एपीआई का काम क्या होता है वो भी हमने देख लिया, सही है। लेकिन एपीआई को टेस्ट कैसे करें, सही है। आप डायरेक्ट फ्रंट एंड में तो नहीं लगाओगे ना, मतलब एक बैकएंड वाले बंदे ने आपको एक एपीआई दी, भाई एक एपीआई है, उसने ये बोला एक एपीआई है, उसका यूआरएल ये है, क्या है उसका यूआरएल, स्लैश टू डूज, और इससे पहले भी कुछ यूआरएल होगा, लेकिन उसका एंड पॉइंट क्या उसने दिया, स्लैश टू डूज है। और ये क्या करके लाएगा, 200 टू डूज, यानी कि एक लिस्ट ले आएगा जिसमें यूजर्स की टू डूज लिस्ट है, सही है। तो आप क्या करोगे, आप फ्रंट एंड वाले बंदे हो, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला स्टेप आपको उसको, ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट उसमें कोड करना स्टार्ट कर दो और उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दो और कोड के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। आपका ये स्टेप होगा कि पहले आप देखोगे भाई कि डाटा इसमें आ भी रहा है, नहीं आ रहा, सही है। उसको टेस्ट करोगे एपीआई को, उसको हिट मार के देखोगे। अब हिट का मतलब यहाँ पे मारना नहीं है, जो हम लोग मारते हैं, किसी को मार दिया, थप्पड़ लगा दिया, नहीं। हिट का मतलब ये होता है आईटी इंडस्ट्री में, अगर मैं बात करूं ऑफिस में, हम कहते हैं एपीआई हिट करो। एपीआई हिट करने का मतलब ये है कि बेसिकली आपको एक यूआरएल दिया जाएगा, आप उस पर चेक करो, एक उस पर जाके देखो कि क्या मेरे पास वो डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो यूआरएल ठीक भी है, क्या पता बैकएंड वाले ने आपको कोई गलत यूआरएल तो नहीं दे दिया, गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। तो ये चीज़ होती है हमारे पास हिट करना एपीआई को। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि हमें टेस्ट करना पड़ेगा पहले ना। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और वेबसाइट है गिटहब की, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तो नीचे जाके देख सकते हो, सिंपल बुक्स एपीआईज के नाम से, ये भी फ्री है। तो आज हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बेसिकली इसने एक यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल को हम कॉपी करते हैं, द एपीआई इज अवेलेबल एट, और इसने मुझे एक यूआरएल दी थी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आऊँगा और अपने यहाँ पे सर्च बार में इसको पेस्ट कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो एक ये चीज़ की। अब अगर मैं इस पे डायरेक्टली ऐसे जाऊँ तो क्या होता है देखते हैं। तो अभी तो मुझे ये कुछ नहीं देगा और एरर दे देगा,
एरर इसने नहीं दिया, लेकिन कोई डाटा भी नहीं दिया। इसने बोला वेलकम टू द सिंपल बुक्स एपीआई। ऑब्वियसली मुझे मैसेज तो मिल रहा है, लेकिन मुझे तो भाई डाटा चाहिए, मुझे डाटा दिखाओ। मैं बोला मुझे डाटा दिखाओ, डाटा क्या है? ऑब्वियसली हमने इसको यहाँ पे यूआरएल आधा दिया है। अब ये बोल रहा है एंड पॉइंट्स। अब इसने बोला कि भाई ये तो यूआरएल है, एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट ये है, इसके स्टेटस है, बुक्स है, और आगे आगे चलते रहेंगे। तो क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आपको स्टेटस देखना है, रिटर्न द स्टेटस ऑफ द एपीआई, कि एपीआई का स्टेटस क्या है, तो आप ये यूआरएल लगाओ, मतलब ये एंड पॉइंट लगाओ यूआरएल के बाद। अगर आपको ये देखना है कि बुक्स जो है इसमें, वो बुक्स कौन कौन सी बुक्स इसमें मौजूद हैं, तो उसमें कौन कौन, उसमें आप कौन सा यूआरएल यूज़ करोगे? स्लैश बुक्स का। तो हम बुक्स ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस बुक्स के यूआरएल को कॉपी किया। ये वाला यूआरएल हमने कॉपी करके ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है इधर। इधर आऊँगा मैं, और इधर मैं इसके बाद स्लैश लगाऊंगा और बुक्स लगा दूंगा। अच्छा, डबल स्लैश लग गया, एक सिंगल स्लैश लगेगा, स्लैश बुक्स। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, हिट करता हूँ अपनी एपीआई को, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा देखते हैं। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, तो यहाँ पे ये कुछ रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, देख लेते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले हमारे पास आया है ID1 द रशियन फिक्शन। ये फिक्शन एक हमारे पास बुक आई है फिक्शन की, अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। फिर दूसरा हम देखते हैं ID2 जस्ट एज आई एम, तो ये भी एक बुक है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ जहाँ मेरे पास बुक्स आ गई हैं, अनटेम्ड, द मिडनाइट लाइब्रेरी, विस्काउंट हु लव्ड मी। तो ये सारे हमारे पास कुछ बुक्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बुक्स आई हैं। कितनी आई हैं? 1 2 3 4 5 6। सही है, आईडी को देख लेते हैं, ID6 है तो 6 बुक्स आई हैं हमारे पास। तो हमने क्या देख लिया कि भाई हाँ, हमारी एपीआई सही से काम कर रही है। ठीक है, लेकिन जो फ्रंट एंड वाला बंदा होगा वो क्या इस तरीके से जाके हमारे पास यूआरएल में जाके चेक करेगा? नहीं ना। तो उसके लिए एक टूल है हमारे पास, टूल्स एक नहीं हज़ारों टूल्स हैं, थंडर क्लाइंट उनमें से एक है। तो हम थंडर क्लाइंट के थ्रू चेक करते हैं एपीआईज़ को कि भाई हमारी एपीआई सही काम कर रही, नहीं कर रही। ठीक है, नहीं कर रही है तो हम बैकएंड वाले को जाकर बोलेंगे भाई क्या मसला है, क्यों सही नहीं काम कर रही, इसको सही करो। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन पे मैं आज दिखाऊंगा नहीं, पोस्टमैन सिर्फ मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे यूज़ करना भी आता है। ये यूज़ करने की कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको एक यूज़ करना आ गया तो आप पोस्टमैन भी यूज़ कर लोगे। इसी तरीके से और भी होते हैं, आप किसी ऐप पे कमांड हासिल कर लो भाई, वो सही, वो ठीक रहेगा। तो हम लोग अभी ठंडा क्लाइंट को देखेंगे, ठंडा क्लाइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसी यूआरएल को मैं लेता हूँ, और इसी पूरे यूआरएल को मैं थंडर क्लाइंट में जाके मैंने यहाँ से कॉपी किया, और चेक करते हैं कि क्या थंडर क्लाइंट में हमारे पास डाटा आता है। मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में, सबसे पहले हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारे मेथड्स आ रहे हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, गेट पढ़ा, पोस्ट पढ़ा, पुट और डिलीट। तो बेसिकली अभी हमने सिर्फ पढ़ा है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो दूसरे हैं इनको हम छोड़ देंगे। अभी हम गेट कर लेते हैं, क्योंकि गेट की एपीआई है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये गेट की एपीआई है? क्योंकि हम लोग लिस्ट ऑफ बुक्स को गेट कर रहे हैं। सही है, ऑब्वियसली हमारे पास एक लिस्ट आएगी, तो ये कैसे पता चलेगा? लेकिन तो जो भी आपको एपीआई बना के देगा वो आपको बताएगा भाई कि ये गेट की एपीआई है, आप इसमें गेट का मेथड लगाओगे। ठीक है, तो अभी हम कौन सा मेथड लगाएंगे? गेट की एपीआई है, गेट का मेथड किया, इस यूआरएल को हटाते हैं जो उसका ओरिजिनल आ रहा है। सही है, उसको मैं यहाँ पे एंटर यूआरएल में पेस्ट करूंगा, यूआरएल सेंड। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आया है, और ये रिस्पॉन्स वही है जो हमें क्रोम में आ रहा था। क्रोम में भी यही आ रहा था, द रशियन जस्ट एज आई एम, अनटेम्ड, विस्काउंट हु लव्ड मी, और द मिडनाइट लव, ये सब चीज़ें हमारे पास बुक्स यहाँ पे भी आ गई। तो हमारे पास क्या स्टेटस आया? 200 ओके भाई, ग्रीन में आया है। सही है, पहली बात तो ये कि ग्रीन में आया, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ओके है सब चीज़। दूसरी बात, लिखा हुआ है, लिटरली लिखा हुआ है ओके। सही है, तो सब चीज़ें ओके हैं, हमारा डाटा फैच हो गया, सक्सेस हो गई। सही है, फेल नहीं हुई एपीआई, सही हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यूआरएल में से एक ओ गायब कर देता हूँ और इसको सेंड करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अब मेरे पास वैल्यू फाउंड ग्लिच कुछ इस तरीके से एरर आ गए। तो 401 ऑथोराइज यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे यूआरएल में ही मिस्टेक कर दी है, तो क्यों फिर मेरे पास वो चलेगी एपीआई? तो आपका यूआरएल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर सेम होना चाहिए, स्लैश बुक्स एंड पॉइंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको वापस से सेंड करूंगा, मेरे पास डाटा आ जाएगा। तो ये होती है गेट की एपीआई। ठीक है, अब हम वापस इधर आते हैं, और मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास गेट की बुक एपीआई गई। अब हमारे पास एक गेट की सिंगल बुक, अगर मेरे पास एक मुझे सिंगल बुक चाहिए, अभी मेरे पास सारी बुक्स आ रही है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक सिंगल बुक चाहिए
तो आप बुक्स लगाओ स्लैश बुक्स और उसके बाद स्लैश लगा के उसकी आईडी दे दो, सिंपल। तो उसकी आईडी कैसे पता चलेगी? सिंपल है, हम गेट ऑल करेंगे, सारी बुक्स की आ गई। सारी बुक्स में से अब मुझे कौन सी चाहिए? कोई एक चाहिए, तो आईडी 3 को पकड़ लेते हैं। और आईडी 3 को मैं कहाँ दूंगा? उसने क्या बोला था, डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं, स्लैश बुक आईडी। तो बुक्स के बाद स्लैश और फिर आईडी। तो बुक्स ये रही हमारी, ये यूआरएल है, इसमें आ जाएगा हमारे पास स्लैश और आईडी। आईडी 3 चाहिए, अब हम सेंड करते हैं। तो अब आप देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ही आया। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास आगे पीछे कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट उठ के आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वापस से आईडी हटाऊं और सेंड करूँ तो मेरे पास सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो और जब सारे आएंगे तो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा होता है अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ला रहा हूँ कोई बुक को, तो आप लोग नोटिस करोगे कि एरे नहीं आ रहा, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें एरे की जरूरत ही नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, एक ही चीज आ रही है ना। तो एरे तो जब आता है जब मल्टीपल चीज होंगी, क्योंकि मल्टीपल चीजों में हम उसको कॉमा लगा ला के ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये जेसन फॉर्मेट में हमें डाटा रिस्पॉन्स की सूरत में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स लिखा हुआ भी है, रिस्पॉन्स हमारा ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम चल देखते हैं सबमिट एन ऑर्डर। अब देखें, अब आती है मजे वाली चीज। अब इसमें ऑथराइजेशन आती है। अब ऑथराइजेशन क्या होता है, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हमने पोस्ट पढ़ा हुआ है, पोस्ट का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, ऑर्डर क्रिएट करना। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है तो हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, मतलब ये कि हम एक ऑर्डर बेसिकली करेंगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल इसने दी हुई है, और ये बोल रहा है भाई कि आपका जो ऑब्जेक्ट जाएगा ना, तो अभी तक तो हम गेट कर रहे थे, कोई हम लोग बॉडी में कुछ डाल नहीं रहे थे। बॉडी क्या होती है? बेसिकली रिक्वेस्ट बॉडी होती है हमारे पास एक, उसके अंदर जब हम डाटा को क्रिएट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास बॉडी जाती है। बॉडी के अंदर हमें जो चीज़ें इंसर्ट करवानी है या अपडेट करवानी है वो जाएंगी। चीज़ों से मतलब प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो भी हमारे पास, अगर हमें डाटा को पोस्ट करवाना है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है हम वो लिखेंगे, सही है। ज़ूम कर देता हूँ, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ की वो लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे। जो भी दूसरी प्रॉपर्टी है वो लिखी और उसकी वैल्यू, अगर तीसरी कोई प्रॉपर्टी होती है कॉमा लगा के वो भी आ जाती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम करके देखते हैं, और इसमें जो है ना क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। मतलब ये कि हमें इसको ऑथेंटिकेट या ऑथराइज करवाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन का मतलब दोनों में डिफरेंस होता है वैसे तो, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इजी वर्ड्स में सिर्फ इतना बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली हम यहाँ पे परमिशन चाहते हैं कि हम ऑर्डर तो सबमिट कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी आके ऑर्डर सबमिट कर देगा? नहीं, कोई भी आके ऑर्डर सबमिट नहीं कर सकता। सिर्फ जो जिसको परमिशन होगी वही कर सकता है ऑर्डर सबमिट। अब ये हमारा कैसे होता है? टोकन के जरिए होता है। टोकन क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। फिलहाल के लिए हम जो है ना बिना ऑथेंटिकेशन या बिना ऑथराइजेशन के डाटा को पोस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से ये चीज़ कॉपी करूँगा, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि गेट को पोस्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि पोस्ट का मेथड है, पोस्ट का मेथड आ गया। यूआरएल क्या है? यूआरएल यही रहेगा, और यूआरएल जो आखिर में एंड पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? इन लोगों ने बोला हुआ है कि भाई पोस्ट का जो मेथड है, आप जो ऑर्डर सबमिट करवाने जाओगे वो किस यूआरएल पे होगा? ऑर्डर्स पे होगा। तो स्लैश ऑर्डर्स आ जाएगा। अब बुक्स की जगह ऑर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं मैंने बुक्स की जगह ऑर्डर्स कर दिया है, बाकी का यूआरएल वही रहा, ठीक है। तो अब ये हमारा यूआरएल बन गया। अब हम क्या करते हैं कि बॉडी में आएंगे, इधर बॉडी का आपके पास टैब आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और यहाँ पे जो चीज़ मैंने कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये नहीं, जो हमने बॉडी का ऑब्जेक्ट कॉपी किया था ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई बुक आई डी 2 कर देते हैं, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, जाहिर, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कर दिया अपना नाम। और अब अगर मैं इसको सेंड करूँ तो क्या होगा? सब चीज़ें सही हैं, पोस्ट का मेथड है, यूआरएल भी सही है जो उसने बताया, स्लैश ऑर्डर से, ठीक है। अच्छा, ये पुराना वाला यूआरएल वही रहा। तो हमारा पुराना वाला जो यूआरएल था वो यही है जो हमारा शुरू शुरू में उसने बताया था। क्या बताया था शुरू में उसने? क्या बताया था? ये वाला, द एपीआई इज अवेलेबल एट। तो बेसिकली जो बेस यूआरएल है हमारा वो यही है, इसको हम बेस यूआरएल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा यूआरएल वही रहा, बस हमारा क्या चेंज हो गया? एंड पॉइंट चेंज हो गया। एंड पॉइंट क्या हो गया? स्लैश ऑर्डर्स। तो यहाँ पे हमने ये जो बेस यूआरएल था इसके बाद हमने क्या लगा दिया? स्लैश ऑर्डर्स। ये चीज़ भी सही है, टिक सही है। पोस्ट भी हमने किया हुआ है, पोस्ट वाला मेथड है कि हम डाटा को भेज रहे हैं यहाँ से। और डाटा क्या भेज रहे हैं, हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि भाई जो बुक आईडी है
उसकी स्पेलिंग यही है और कस्टमर नेम उसकी स्पेलिंग यही है। इसने क्या बोला हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन में बुक आईडी आई कैपिटल, कस्टमर नेम में एन कैपिटल, तो यही है। बाकी सब चीज़ें भी सही हैं। और डाटा हमारे पास क्या आ जा रहा है, बुक आईडी 2, और ये तो कुछ भी हो सकता है, नाम में कुछ भी डाल सकता हूँ। वो बुक आईडी आपकी ज़रूरी है कि उन बुक आईडीज़ में से हों जो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं सेंड करूँ क्या होगा, देखते हैं। सेंड किया मैंने और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 401 अनऑथराइज्ड मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। बोल रहा है कि भाई आप ऑथराइज नहीं हो, आपको परमिशन नहीं है इस डाटा को पोस्ट करने की, इस डाटा को क्रिएट करने की, इस डाटा को हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने की परमिशन नहीं है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आती है बात टोकन की। हम इसको एक अदर टोकन प्रोवाइड करेंगे हेडर के अंदर अपने, और या ऑथ के अंदर, ठीक है। तो ऑथराइजेशन करवाएंगे या ऑथेंटिकेशन करवाएंगे हम, तो वो कैसे होगी, वो हम उसके लिए हमें एक टोकन चाहिए होगा। टोकन क्या होता है, बेसिकली एक रैंडम स्ट्रिंग होती है, रैंडम जनरेटेड लेटर्स होते हैं। वो टोकन हमें कौन देता है, वो टोकन हमें यही लोग देंगे। कौन लोग देंगे, यही लोग। ये लोग कौन, मतलब ये जिसने ये एपीआई बनाई है वही ये टोकन प्रोवाइड करेगा, सही है। तो बेसिकली JWT टोकन होता है, और भी बहुत तरीके के टोकन्स होते हैं। अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम टोकन के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई टोकन या ऑथराइजेशन का तरीका है, तो हम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अपडेट एंड ऑर्डर, डिलीट एंड ऑर्डर, कुछ नहीं। तो एंड में हमें एक चीज मिलेगी, एपीआई ऑथेंटिकेशन, यही तो हम ढूंढ रहे थे। एपीआई ऑथेंटिकेशन, एपीआई को ऑथेंटिकेट कैसे करें। ये बोल रहा है भाई कि टू सबमिट और व्यू एन ऑर्डर यू नीड टू रजिस्टर योर एपीआई क्लाइंट। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट चलानी पड़ेगी, यानी पोस्ट का मेथड चलाना पड़ेगा एपीआई डैश। अब हमें पता चल गया कि भाई अच्छा, तो ये पोस्ट का मेथड यूज होगा और एंड पॉइंट क्या यूज होगा, ये यूज होगा, सही है भाई, इतनी बात समझ आ गई। दूसरा बोल रहा है कि बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा बॉडी क्या होती है। बॉडी हमारे पास बेसिकली ये जो हमने अभी डाटा डाला है, कहाँ डाला है, बॉडी के अंदर डाला है, जेसन फॉर्मेट में। तो बॉडी के अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है भाई कि अगर आपको ऑथेंटिकेट करवाना है तो इस यूआरएल, इस एंड पॉइंट को हिट करो पोस्ट की एपीआई से, और इस डाटा के से हिट करो। अब ऑब्वियसली इसमें तो क्लाइंट नेम और क्लाइंट ईमेल है, उनकी स्पेलिंग तो सेम ही रहेगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर ये चीज़ आ गई, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्लाइंट नेम क्लाइंट ईमेल आपका सेम रहना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे या ऐसे कर दोगे, इस तरीके से स्पेस दे दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी प्रॉपर्टी का नाम वही होना चाहिए। हाँ, आपका जो डाटा है ऑब्वियसली वो चेंज हो सकता है। अब मेरा नाम क्या है इसमें, जाहिर, तो मैं अपना नाम दे दूंगा और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल दे दूंगा, लेकिन फॉर प्राइवेसी रीजंस मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिख देता हूँ अभी के लिए। आई होप कि चल जाए, सही है, वरना मैं अपनी ईमेल हाइड कर दूंगा, सही है। तो test@gmail.com, अब इसको हम सेंड करते हैं और चेक करते हैं। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि मिसिंग ऑथराइजेशन हेडर। ऑब्वियसली हमने यूआरएल तो चेंज ही नहीं किया। इसने क्या बोला था, हमने ऑर्डर्स पे ही चला दिया इसको। यूआरएल क्या है इसका, API/clients। तो हम इसको API/clients लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब आप लोग देखो यूआरएल चेंज हो गया है, मतलब बेसिकली बेस यूआरएल तो वही है, लेकिन हमारा एंड पॉइंट चेंज हो गया है, ठीक है। तो पहले मैंने ऑर्डर्स पे चला दिया था, अब इसको सेंड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जो जैसे ही मैंने इसको सेंड किया तो बोल रहा है एपीआई क्लाइंट ऑलरेडी रजिस्टर। बोल रहा है कि भाई इस ईमेल से ऑलरेडी कोई रजिस्टर हुआ है। तो मैं इसको एक रैंडम नंबर दे देता हूँ और अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि हम एक ईमेल से मल्टीपल टोकन जनरेट नहीं कर सकते ना। तो आपको इसको कोई यूनिक ईमेल दे दीजिएगा या तो अपनी ईमेल दे दीजिएगा, मर्जी आपकी। अब जैसे ही मैंने ये काम किया तो अब आप लोग देखो कि यहाँ पे इसने मुझे एक एक्सेस टोकन दे दिया। इस एक्सेस टोकन को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, Ctrl+C, सही है, आप डायरेक्ट कॉपी कर लो, ठीक है। और इसको आप कहीं सेव करके रख लें, ठीक है। तो मैं इसको एक नोटपैड लूँगा और नोटपैड खोल के यहाँ पे सेव करके रख लूँगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। अब इसको हमने सेव करके रख लिया। तो ये टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई एपीआई को, ऐसी एपीआई को एक्सेस करोगे, चलाओगे जिसमें टोकन चाहिए, तो आपको ये वाला टोकन यूज करना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि भाई हम लोग ऑथेंटिकेशन वाली डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन कराना कैसे है। और बेसिकली इसने बोला भाई पोस्ट का एक मेथड है वो चला दो, एंड पॉइंट का नाम ये है और ऑब्जेक्ट जो तुम बॉडी में भेजोगे वो ये भेजोगे, सही है। और उसमें अपना नाम डाल देना, अपनी ईमेल डाल देना, सिंपल। ध्यान रहे हम इन प्रॉपर्टीज को नहीं छेड़ सकते, इनका नाम सेम रहेगा। इनका नाम अगर आपने गलत किया तो आप मसला हो जाएगा और एपीआई सही नहीं चलेगी, एरर आ जाएगा आपके पास, सही है। तो इन प्रॉपर्टीज को, क्लाइंट ईमेल और क्लाइंट नेम को आप नहीं चेंज करोगे, ठीक है। और ये हर एपीआई के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एपीआई में आप प्रॉपर्टीज का नाम सेम रखोगे, सही है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमने टोकन को सेव करा लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए था भाई, हमें ये चाहिए था, ऊपर आते हैं कि
हमें एक ऑर्डर को पोस्ट करवाना था, ऐसा ही है, सबमिट एन ऑर्डर। हमें क्या करवाना था, सबमिट करवाना था एक ऑर्डर को, हमें एक ऑर्डर करना था, एक बुक ऑर्डर करनी थी मुझे, ऐसा ही है ना। तो मैं क्या करूँगा कि अब अपना वापस से VS कोड खोलूँगा और इस यूआरएल को पहले कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ, हम जो है ना इसको अब नहीं छेड़ेंगे। मैं चाहता हूँ भाई इन फ्यूचर मुझे अगर टोकन जनरेट करवाना हो तो मैं यहाँ पे जस्ट चाहूँ सेंड कर दूँ उसको। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल एस दबाऊंगा, कंट्रोल एस दबाया और ये सेव हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखना क्या होगा, मैं एक और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने एक और न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल डाला एक और, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और ऑर्डर्स का ही यूआरएल था, चेक कर लेते हैं, स्लैश ऑर्डर्स, यही है, ये किया और इसको मैंने कंट्रोल एस किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे आप लोग देखो एक और मेरे पास रिक्वेस्ट बन के आ गई। तो इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी टोकन जनरेट करवाना होगा, मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, मुझे पता है भाई ये टोकन मैंने जनरेट यहाँ से कराया, सेंड कर दूंगा, मुझे वापस से पूरा डाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डाटा डालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है, सही है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट पूरा पड़ा हुआ है बेसिकली, और यहाँ पे मेरे पास और भी यूआरएल भी पड़ा हुआ है, मुझे बेसिकली बार बार डॉक्यूमेंटेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट सेव किया और न्यू रिक्वेस्ट करके मैंने, अब मुझे एक और हिट करनी थी एपीआई, कौन सी एपीआई हिट करनी थी, ऑर्डर्स की, तो मैं आज से हिट कर लूँगा। अब ये कौन सी एपीआई थी, पोस्ट की थी, और यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे बॉडी थी वो बॉडी कुछ इस तरीके की थी, अगर मेरे पास यहाँ पे क्लिप बोर्ड में पड़ा हुआ हो डाटा, ये था, सही है। और यहाँ पे मैं आऊँगा जाहिर खान, और अब आप लोग देखो मुझे कौन सी बुक परचेज करनी है, बुक आईडी नंबर 2, ठीक है, मुझे ये वाली बुक परचेज करनी है और मेरा नाम ये है, तो मैंने इसको ये दोनों इन्फॉर्मेशन दी। अब अगर मैं इसको सेंड करूँ तो क्या ये सेंड होगा, चेक करते हैं क्या ये पोस्ट होगा, सक्सेस होगा या नहीं। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है कि भाई ऑथराइजेशन हेडर, हेडर तो अभी हमने जनरेट करवा लिया था, मतलब सॉरी, टोकन तो अभी हमने जनरेट करवा लिया था, टोकन चाहिए होता है ना इसको, अनऑथराइज टोकन चाहिए होता है, तो टोकन तो हमने जनरेट करवा लिया था भाई। लेकिन टोकन तो जनरेट करवा लिया था तुमने, लेकिन क्या तुमने इस टोकन को यहाँ पे कहीं इंसर्ट किया, नहीं किया ना, जनरेट तो हमने करवा के रख लिया अपने पास, ये रहा, ये रहा हमारा टोकन, ये रहा, लेकिन इसको हमने कहीं यूज़ किया, तो उसको यूज़ कैसे करते हैं अब देखें। दो तरीके हैं, मैं जैसे यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँगा, ऑथ में जाऊँगा, ऑथ में जाने के बाद बेयरर में जाऊँगा, बेयरर, बेयरर कैसे पता चला कि बेयरर वाला टोकन है, यहाँ पे और भी तरीके के टोकन्स होते हैं, OAuth 2 का टोकन है, AWS का टोकन है, NLT ये टोकन कोई है, ये बेसिक टोकन है, तो हमें इस डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा। हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन खोली, ऑथराइजेशन बेयरर योर टोकन, इसने बेयरर टाइप का टोकन इस्तेमाल किया, तो बेसिकली यहाँ से बेयरर सेलेक्ट किया, एंटर टोकन किया, ये मेरा टोकन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे आपको टोकन मिला था पूरा एज इट इज कॉपी होना चाहिए और एज इट इज पेस्ट होना चाहिए। एक लेटर भी अगर आगे आगे पीछे हो गया, इवन स्पेस भी अगर आ गया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑथ में आए, बेयरर में आए, ये टोकन डाला, बॉडी के अंदर अपना डाटा चेक करते हैं, यही डाटा मुझे जाना है, अब सेंड करते हैं। तो अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा तो बोल रहा है कि एरर तो आया, लेकिन एरर अब वो नहीं आया, कुछ और है, बोला दिस बुक इज नॉट इन स्टॉक, ट्राई अगेन लेटर। अच्छा भाई, हमें पता चल गया कि भाई चलो एपीआई हिट तो हो रही है, लेकिन एटलीस्ट हिट तो हो गई ना, चले तो गई ना, पहले तो ऑथराइजेशन का एरर दे रहा था, तो हम कहते हैं चल अच्छा भाई ये वाली बुक नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं 3 कर लेता हूँ, बुक आईडी 3, मैं दूसरी बुक खरीद लेता हूँ, ये वाली बुक स्टॉक में नहीं है तो दूसरी बुक खरीद लेते हैं, आओ सेंड करते हैं। तो सेंड जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे आ गया क्रिएटेड ट्रू, और ऑर्डर ऑर्डर आईडी भी इसने मुझे दे दी। तो ये मुझे एक मिल गया कि भाई आपने जो ऑर्डर किया था वो क्रिएटेड, सक्सेस हो गई, ग्रीन में आ गया। तो सक्सेस हो गया मतलब ये कि ऑर्डर क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने ऑथ के अंदर इसमें क्या दे दिया था, टोकन दे दिया था। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से टोकन दे दो। दूसरा तरीका ये है कि हेडर में जाओ और हेडर में जाने के बाद, हेडर के टैब में जाने के बाद यहाँ पे लिखो ऑथ, ऑथ ऑथराइजेशन आएगा, ऑथराइजेशन लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे। अच्छा, अब वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, बियरर, बियरर, और बियरर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, योर टोकन, बियरर के बाद टोकन है तो बियरर के बाद टोकन पेस्ट कर देंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा लेंदी मेथड लगता है कि आप यहाँ पे ऑथराइजेशन लिखो, फिर बियरर लिखो, फिर स्पेस दो, स्पेस देना ज़रूरी है, स्पेस दीजिएगा बियरर बियरर के बाद और फिर टोकन डाल दीजिएगा। अब मैं इसको सेंड करता हूँ अपने बॉडी में, देख लेता हूँ बॉडी में ये है, तो अब मैं इसमें यहाँ पे एक दूसरा नाम दे देता हूँ और यहाँ पे सेंड करता हूँ। अब क्या आएगा देखते हैं। अब वापस से क्रिएट हो गया। तो 2 तरीके हैं, आप लोग की मर्जी है। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली ऑथ में आया, बियरर सेलेक्ट किया, टोकन को पेस्ट किया, रिक्वेस्ट सेंड कर दी।
आप लोग चाहो तो ये भी कर सकते हो। ऑथराइजेशन सर ने हमें ऐसे पढ़ाया, ऑथराइजेशन का हेडर में आओ, ऑथराइजेशन डालो, यहाँ पे बेयरर डालो, स्पेस दो और टोकन पेस्ट करो और सेंड कर दो। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा ऑर्डर तो क्रिएट हो गया है, लेकिन हमें कंफर्मेशन करनी है भाई कि ऑर्डर क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, इसी के नीचे पोस्ट का मेथड पढ़ लिया, ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि भाई ऑर्डर क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। यहाँ पे तो दिख रहा है, मुझे दिखा दिया इसने, मुझे क्रिएटेड ट्रू, सक्सेस भी आ गई, लेकिन मुझे वेरीफाई करना है, मुझे देखना है, मुझे अपने डेटा को देखना अपनी आंखों से। सही है, तो हम क्या करेंगे कि गेट ऑल ऑर्डर्स कर लेंगे, भाई जितने भी ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं मैंने वो सारे ऑर्डर्स आ जाए। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, गेट स्लैश ऑर्डर, इसने एंड पॉइंट का नाम बता दिया। ठीक है भाई, समझ आ गया, ये एंड पॉइंट का नाम है। क्या है, कौन सा मेथड है, ये भी समझ आ गया, गेट का मेथड है। ठीक है भाई, दो चीज़ें हो गई, तो गेट और ऑर्डर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट सेव रहे, तो वापस से मैं न्यू रिक्वेस्ट में जाऊँगा। ये यहाँ से मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, न्यू रिक्वेस्ट, यही यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला, आ गया। यहाँ पे मैंने, मुझे क्या कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए, गेट की रिक्वेस्ट चाहिए, गेट ऑल ऑर्डर्स है, गेट की रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, गेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब इसे रन करते हैं, क्या होगा, अनऑथराइज आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे टोकन तो डाला ही नहीं है हमने। टोकन हमने कौन सी रिक्वेस्ट में डाला था, इसमें डाला था ना, इस वाली रिक्वेस्ट जो हमने अभी नई बनाई है, न्यू क्रिएट की है, उसमें तो डाला ही नहीं है। इसमें भी डाल लेते हैं भाई। ये बोल रहा है, जब यहाँ पे बोल रहा है रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, तो हम ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए टोकन तो डालना होगा। लिखा हुआ है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कि आपको सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे, लेकिन आपको ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी, आपको परमिशन होनी चाहिए, टोकन होना चाहिए आपके पास। और सिर्फ होना नहीं चाहिए, है तो है मेरे पास, लेकिन उसको आपको इंसर्ट भी करना है। वापस से कॉपी कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑथ में आएंगे, बेयरर में आएंगे, पेस्ट करेंगे और सेंड करेंगे, सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास। एक ऑर्डर मैंने क्रिएट किया था, जाहिर खान ने, आ गया। दूसरा ऑर्डर किसने क्रिएट किया था, टेस्ट ने, जो मैंने सेकंड ऑर्डर क्रिएट किया था। दोनों ने कौन सी बुक मंगवाई है, दोनों ने बुक आईडी 3 मंगवाई है। इसने भी, टेस्ट ने भी बुक आईडी 3 बनवाई, मतलब बुक कौन सी बुक मंगवाई है, जिसकी आईडी 3 हो। और मैंने भी वो वाली बुक मंगवाई है जिसकी आईडी 3 है। क्रिएटेड बाय, ये टोकन है बेसिकली, मेरे ख्याल से ये टोकन है, हाँ ये टोकन ही है। सही है, देखें, नहीं ये टोकन नहीं है, ये कुछ और है। खैर इसको छोड़ दें अभी। क्रिएटेड बाय बेसिकली इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, ये वो सब होगा, इसको छोड़ दें। क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी 1 ही मंगवाई है, टाइम स्टैम्प है। टोकन कितनी देर में एक्सपायर होगा, कि कितनी देर में ऑर्डर डिलीट होगा, ये सब इसमें आ रहा है। सही है, तो ये चीज़ें हैं। हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ऑर्डर की आईडी भी आ गई, ये ऑर्डर आईडी है हमारे पास। सही है, और हमने देख लिया भाई कि 2 ऑर्डर हम लोगों ने किए हैं, कौन कौन से। एक हमारे पास ये टेस्ट ने ऑर्डर किया है, एक जाहिर खान ने ऑर्डर किया है, यानी मैंने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों मैंने ही किए हैं, लेकिन बस मैंने नाम चेंज कर दिया था सेकंड टाइम ऑर्डर करते हैं। सही है, तो ये होता है हमारा गेट। पोस्ट मैंने अभी करके दिखा दिया। अच्छा, अब इसमें थंडर क्लाइंट में एक और चीज़ है कि हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अब मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर लूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, रीनेम कर दूंगा। भाई मैं इस एपीआई का क्या नाम मतलब इसको जो टेस्टिंग की इसका क्या नाम रखना चाहूँ, मैं लिख देता हूँ गेट ऑल ऑर्डर्स। कि भाई ये काम जो मैंने किया है गेट ऑल ऑर्डर्स के, अगर मैं इस रिक्वेस्ट को खोलूंगा और इसको सेंड मारूंगा यहाँ से, तो सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे मेरे पास। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने किया था, ऑर्डर किया था एक। सही है, तो क्रिएट एन ऑर्डर। तो अब मुझे पता चल रहा है कि भाई ये रिक्वेस्ट जो मैंने बनाई थी, ये क्रिएट एन ऑर्डर के लिए बनाई थी, कि यहाँ पे सेंड करूंगा तो एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इस पे आऊंगा, गेट ऑल करूंगा, गेट ऑल ऑर्डर्स पे आऊंगा, सेंड करूंगा तो सारे ऑर्डर गेट हो जाएंगे। और ये वाला जो था मेरा, ये क्या था, इसको भी रीनेम कर देते हैं। ये था हमारा भाई जनरेट टोकन, ऐसा ही है। और हमें पता चल गया भाई कि अगर हमारा अच्छा बाय द वे, ये जो टोकन है हमारा, ये एक्सपायर हो जाता है 7 दिन में। तो इस टोकन को मैं कब तक यूज़ कर सकता हूँ, क्रिएट करने के लिए, ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, या ऑर्डर्स गेट करने के लिए, या अपडेट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कब तक मैं यूज़ कर सकता हूँ इस टोकन को, 7 दिन तक। 7 दिन बाद ये टोकन काम नहीं करेगा तो आपको वापस से जनरेट करवाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। 7 दिन बाद हम वापस से ये वाली एपीआई चला लेंगे, वापस से टोकन मिल जाएगा हमें, कोई मसला वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा जनरेट टोकन हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है गेट एन ऑर्डर अलाउज यू टू व्यू एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर। अब इसमें सिंपल वही वाली बात है जो हमने बुक्स में पढ़ी थी कि सारी बुक्स ला रहा था, जब हम आईडी दे रहे थे तो सिर्फ एक बुक ला रहा था। तो वही वाली बात है कि अगर सारे ऑर्डर्स ला रहे हैं तो उसके आगे हम आईडी देंगे, ऑर्डर आईडी देंगे तो एक ऑर्डर ले आएगा, है ना। तो हम लोग यही करके देख लेते हैं एक जल्दी से। गेट की रिक्वेस्ट है, ऑर्डर्स का एंड पॉइंट है और ऑर्डर आईडी आगे आ रही है। तो जल्दी से मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ
और यहाँ पे वापस से मैं अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा। जो बेस यूआरएल था वो बेस यूआरएल आ गया, स्लैश आ गया, एंड पॉइंट का नाम आ गया। एंड पॉइंट का नाम क्या आ गया? एंड पॉइंट का नाम ऑर्डर से, और उसके आगे हमारे पास आईडी। अब आईडी कहाँ से आएगी? आईडी तो है ही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं है? है ना आईडी। गेट ऑल में आएंगे, सबकी आईडी मंगवा लेंगे यहाँ से, सेंड की रिक्वेस्ट। अच्छा मजे की बात देखें, ये जब आप लोगों ने यहाँ पे बना लिया एक मरतबा, तो अब आपका टोकन भी यहाँ पे सेव है। बेयर में आए तो बेयर में टोकन भी पड़ा हुआ है, और बॉडी के अंदर जो हमने, ये तो गेट की एपीआई है, लेकिन अगर मैं क्रिएट की एपीआई पे हूँ, बॉडी के अंदर जो हमने बॉडी बनाई थी, सॉरी, एपीआई के अंदर जो हमने, जो बॉडी है उसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था वो सेव रह रहा है। तो सेव करने का ये फायदा है, इसलिए मैं इस तरीके से सेव करके रख लेता हूँ अपने पास कि यहाँ पे सेव रहती हैं चीज़ें। ठीक है। तो गेट ऑल में आए, सेंड किया, सारी चीज़ें सेव ही थी, टोकन भी पड़ा हुआ था और यूआरएल भी सेव था, गेट का मेथड भी सेव था। ये आ गई ऑर्डर आईडी। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं भाई, कि अब मेरे पास अभी ये गेट ऑल की एपीआई चल रही है ना, अब ये गेट ऑल की एपीआई चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऑर्डर उठ के आ जाए ऑर्डर बाय आईडी से, मतलब आईडी दूँ मैं ऑर्डर की, और उसके बदले में मुझे एक ऑब्जेक्ट उठ के आ जाए। मैं चाहता हूँ कि सारे ऑर्डर्स नहीं देखते हैं मुझे, सिर्फ मैं ऑर्डर की आईडी दूँ और वो आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल, मैंने क्या किया, गेट का मेथड दिया, गेट का मेथड ही था ना, गेट का मेथड था, ऑर्डर गेट कर रहे हैं, ऑर्डर्स, एंड पॉइंट का नाम, उसके बाद स्लैश ऑर्डर आईडी, तो स्लैश के बाद ऑर्डर आईडी डाल देंगे, ऑर्डर आईडी आ गई। अब यह क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने बॉडी ऑथ में क्या है मिसिंग है, टोकन मिसिंग है। टोकन डाल लेते हैं जल्दी से कॉपी करके, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। अब सेंड करते हैं, अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। तो जैसे ही मैंने टोकन डाला तो ये मेरे पास ऑर्डर उठ के आ गया। सिंगल ऑब्जेक्ट था तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आया, एरे नहीं आया, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा एक ऑर्डर आ गया। इसको रीनेम करके लिख देते हैं कि गेट एन ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, गेट अ सिंगल ऑर्डर। इसको मैं कर देता हूँ गेट अ सिंगल ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम पैच देख लेते हैं। अब देख लेते हैं पैच और पुट। तो मैंने क्या बोला था कि पैच और पुट में मैं फ़र्क बताऊंगा, तो पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं जल्दी से, और फिर डिलीट पे आ जाएंगे। तो पैच के लिए क्या बोल रहा है भाई? पैच के लिए हमारी रिक्वेस्ट का नाम हो जाएगा पैच, सॉरी मेथड का नाम हो जाएगा पैच। तो न्यू रिक्वेस्ट करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट पैच, एंड पॉइंट का नाम, सॉरी एंड पॉइंट के नाम से पहले यूआरएल देना होगा। यूआरएल का नाम, यूआरएल हमारा वही जो पुराना वाला है, कहीं और से यहाँ से छाप लेते हैं। ये कॉपी किया, इधर है, और इधर नहीं, सॉरी ये मैंने सेव नहीं किया अभी, तो ये इस यहाँ पे होगा, ये रहा। न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है लिखा हुआ, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं दबाया था, इसलिए अभी तक ये सेव नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से एक मैंने बेस यूआरएल डाला अपना। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव किया, पैच आ गया पैच। तो कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव होगा, सही है। अब हम यहाँ पे अपने एंड पॉइंट का नाम दे देंगे। एंड पॉइंट का नाम ये रहा हमारा, ऑर्डर्स स्लैश, क्या बोल रहा है भाई, ऑर्डर आईडी भी देनी होगी आपको, अभी दे देते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी हमने यहाँ पे पहले की कॉपी की हुई थी, अब मैं अपने क्लिप बोर्ड से कॉपी कर लूँगा। ये रही भाई ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी आ गई, तो ये हमारा बेस यूआरएल, ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट, और ये हमारा आईडी, किस चीज़ की, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर की आईडी। ठीक है, तो ये हमारी डिपेंड करेगी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में, जो भी वो चीज़ बोलेगा कि भाई आपको ऑर्डर आईडी देनी है तो आप ऑर्डर आईडी दे दो। बुक्स की एपीआई होती है, बुक्स को अपडेट करना होता है तो बुक आईडी आ जाती है यहाँ पे। अभी हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर को अपडेट कर रहे हैं तो ऑर्डर आईडी आ गई। ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई द रिक्वेस्ट बॉडी नीड्स टू बी इन जेसन फॉर्मेट, सही है, तो हमें पता है जेसन फॉर्मेट में होगी इस तरीके से ऑब्जेक्ट, एंड अलाउज यू टू अपडेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब इस लाइन पे ध्यान दें, इसमें क्या लिखा है, अलाउज यू टू अपडेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये क्या अलाउ कर रहा है? ये अलाउ ये कर रहा है कि आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी अपडेट कर सकते हो, उसका नाम क्या है, कस्टमर नेम। सिर्फ आप इसको ही अपडेट करवा सकते हो, जो उसमें दूसरी प्रॉपर्टीज थी, जो दूसरा डाटा था, उसको अपडेट नहीं करवा सकते आप। तो सही है भाई, यही मिल रहा है, तो अब इसी को अपडेट करवा लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा बॉडी में और इसको पेस्ट कर दूंगा। भाई मैं ये कहता हूँ कि मैंने क्या रखा था, ये जो ऑर्डर आईडी था, ये जो ऑर्डर आईडी है, इसका कस्टमर का नाम क्या था? इसका कस्टमर का नाम अभी देख लेते हैं क्या था। यहाँ पे है, और यहाँ पे मुझे इसके कस्टमर का नाम जाहिर खान मिल रहा है। ठीक है, यही ऑर्डर आईडी थी हमारी, इसका कस्टमर का नाम क्या मिल रहा है, जाहिर खान। फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम में कोई मिस्टेक हो गई, डबल आर लग गया, तो मैं इस तरीके से पैच की पे चलाऊंगा और अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे अपना नाम नहीं रखना, जॉन ही रखना है, तो मैं इसको जॉन दे देता हूँ। और जॉन तो मैं दे दूंगा, साथ में मुझे ऑथ में टोकन भी लगाना पड़ेगा। ऑथ में आए, बेरर सेलेक्ट किया, टोकन लगा देते हैं। टोकन कॉपी किया हुआ ऑलरेडी, क्लिपबोर्ड से पेस्ट किया, सेंड। बाय द वे ये क्लिपबोर्ड जो मैंने खोला है, ये विंडोज वी दबा के खोला है, सही है। अच्छा, अब आप लोग देखो यहाँ पे जब आप सेंड करते हो ना किसी पैच या पुट में, तो आपके पास ना कोई रिस्पॉन्स
में सिर्फ स्टेटस आता है। क्या स्टेटस आया? 204 नो कंटेंट। मतलब ये कि ग्रीन लाइट इसने हमें दे तो दी कि भाई आपका काम हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों देगा रिस्पॉन्स? वो तो हम अपडेट करवा रहे हैं ना। ये गेट की एपीआई तो नहीं है कि डाटा वापस आएगा आपके पास रिस्पॉन्स में, सिर्फ स्टेटस ही आएगा आपके पास। सही है, तो बात समझे कि पैच की एपीआई जब हमने चलाई तो वो बोल रहा है कि अपडेट कर दिया है मैंने। अब आप देखना चाहते हो तो अभी देख लेते हैं। वापस से इधर आते हैं, गेट अ सिंगल ऑर्डर, सेंड करते हैं। जाहिर खान था, जॉन हो गया। सही है। तो इस तरीके से हम पैच की एपीआई चला रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर अपना कोई कोई मिस्टेक कर देता हूँ, कस्टमर नेम है ना, कस्टमर नेम में मैंने स्मॉल एन कर दिया। अब क्या होगा देखते हैं। और मैं इस दफ़ा वापस से अपना नाम चेंज करूँगा, जॉन से जाहिर करूँगा। क्या ये चलेगा? तो नहीं चलेगा। इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे नेम गलत दिया है, लेकिन ये चल गया। अब यहाँ पे हमें ग्रीन लाइट तो आ गई, सही है, लेकिन क्या ये असली में अपडेट हुआ भी है या नहीं? तो चेक कर लेते हैं। जाते हैं गेट अ सिंगल ऑर्डर, और यही वाला था, इसमें सेंड करता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखो, इसने मुझे वही वो प्रॉपर्टी ही गायब कर दी भाई। जो मैंने यहाँ पे पैच चलाया, कस्टमर नेम मैंने जाहिर किया, इसने नाम तो चेंज किया ही नहीं। जॉन था पहले, जॉन क्या, अब तो कुछ आ ही नहीं रहा। जॉन भी नहीं आ रहा, ना जाहिर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये बहुत ध्यान से आपको करना होता है कि जो प्रॉपर्टी आपकी है आप वही रखोगे। तो मैं यहाँ से वापस से सेंड करता हूँ इसको, और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या अब मेरे पास सही हुआ। तो अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नेम आ गया, सही है। तो जो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल डाटा में, ओरिजिनल जेसन में प्रॉपर्टी का नेम है, वही हम लोग बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी का नेम रखेंगे। चाहे वो पैच हो, चाहे वो पुट हो, चाहे वो पोस्ट हो। सही है। कोई भी रिक्वेस्ट ऐसी हो जो बॉडी वाली, जिसमें बॉडी आती, गेट में तो बॉडी नहीं आती ना। गेट में तो आप जस्ट गेट का मेथड सेलेक्ट करते हैं, यूआरएल देते हैं, एंड पॉइंट देते हैं और सेंड कर देते हैं। या फिर अगर गेट बाय आईडी कर रहे हैं तो आईडी दे देंगे, लेकिन बॉडी नहीं आती उसमें, गेट में। तो जो भी, जब भी आप बॉडी दो ना, तो हमेशा हमेशा जो भी आपका प्रॉपर्टी का नाम है वो मैच करके दो कि भाई ओरिजिनल क्या था। अब मैं यहाँ से अगर ये भी कर दूँ ना, तो यहाँ पे मुझे यहाँ तो दिखा देगा कि यहाँ पे नो कंटेंट 204 सही है। सही है, ग्रीन लाइट उसने मुझे दी, यहाँ से गायब कर देगा वो। देखें, गायब हो गया। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखें। इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ। सही है। अब यहाँ पे मुझे नाम दे देगा, आ गया नाम मेरा। ठीक है, तो ये पैच हो गया। अच्छा, पैच और पुट में फ़र्क अब देखें। पैच जो होता है ना हमारे पास, वो क्या करता है, बेसिकली अपडेट दोनों करते हैं। डाटा को अपडेट दोनों कर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आईडी है, बुक आईडी है, कस्टमर नेम है, क्रिएटेड बाय, क्वांटिटी, टाइम स्टैम्प। 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें हैं। 6 चीज़ों में से अगर आपको कोई एक चीज़ अपडेट करवानी है तो आप पैच इस्तेमाल करोगे। समझ आई बात? मतलब ये कि आप चाहते हो कि आईडी मुझे नहीं अपडेट करानी भाई, बुक आईडी भी नहीं अपडेट करानी, क्रिएटेड बाय भी अपडेट नहीं कराना, क्वांटिटी भी अपडेट नहीं करानी, ये टाइम स्टैम्प भी अपडेट नहीं कराना। उन 6 चीज़ों में से आपको कोई एक या कोई 2 या कोई 3 आपको अपडेट करवानी है, तो आप पैच इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह सकता था कस्टमर नेम और क्वांटिटी को अपडेट कराना है, तो मैं क्या कह सकता था कि कस्टमर नेम और क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाऊंगा। ठीक है। तो अब ध्यान दें, मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे 2 चीज़ें अपडेट करानी थी, तो अभी भी पैच ही चलेगा। तो पैच बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं कराना, उनमें से, उस ऑब्जेक्ट में से कुछ 1 2 प्रॉपर्टीज को अपडेट कराना है, या 3 या 4, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फ्यू प्रॉपर्टीज आपको अपडेट अगर करवानी है, तो आप पैच इस्तेमाल करोगे। सही है, बात समझ आई? मैं यहाँ पे 2 चीज़ें अपडेट कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दी। अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ये इसलिए नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर दूँ और उसको सेंड करूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि क्वांटिटी 2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन लोगों ने एपीआई में लिखा हुआ है कि भाई, इन लोगों ने बोला हुआ है कि अलाउस यू टू अपडेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अलाउ आपको कितनी है अपडेट करवाना? एक ही, कस्टमर नेम। आप क्वांटिटी को अपडेट करोगे या किसी भी चीज़ को और अपडेट करोगे, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अलाउ होता तो आप इस तरीके से ये काम करते, क्वांटिटी अपडेट यहाँ पे कॉमा लिख के करते और सेंड करते, तो क्वांटिटी भी यहाँ पे अपडेटेड हो जाती। समझ आई बात? तो पैच का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट नहीं करवाना है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज अपडेट करवानी है, एक भी करानी, करा सकते हैं, 2 भी करा सकते हैं, 3 भी करा सकते हैं, 4 भी, जितनी भी आपको करानी है, सिर्फ आप वहां पे लिख दो। सिर्फ वो प्रॉपर्टीज अपडेट हो जाएंगी। उनका डाटा, उन प्रॉपर्टीज का, सिर्फ सिर्फ उन प्रॉपर्टीज का डाटा अपडेट हो जाएगा। समझ आई बात? और पुट क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली पुट हम लोग
जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही अपडेट कराना हो। मतलब ये कि पुट क्या करता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, सही है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अभी मैं करके नहीं दिखा रहा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इस पूरे को डिलीट करेगा और हम क्या करेंगे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को या जितनी प्रॉपर्टीज है उन सबको हम यहाँ पे बॉडी के अंदर देंगे और यहाँ पुट सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा ऑब्जेक्ट दे देंगे यहाँ पे, सही है, सारी प्रॉपर्टीज देंगे। अभी हमने 2 दी थी या 1 दी थी खाली, है ना, अभी हमने सिर्फ 1 दी थी अपडेट कराने के लिए। हम पूरा उसमें क्या करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट देंगे, सारी प्रॉपर्टीज देंगे और उन सब की हम वैल्यूज डिफाइन कर देंगे, समझ आई बात। तो और फिर हम लोग सेंड करेंगे। तो पुट क्या करता है कि सारी हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज देते हैं। बेसिकली पुट क्या कर रहा है, इन शॉर्ट में बताऊं, पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसकी जगह रिप्लेस कर देगा जो हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं वो। और पैच क्या कर रहा था, एक एक प्रॉपर्टी को अपडेट कर रहा था, एक एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहा था। बेसिकली पुट क्या कर रहा है, वैल्यू को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर रहा बल्कि पूरा पूरा को डिलीट मार रहा है और वापस से एक और इंसर्ट करवा रहा है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो दोनों में फर्क समझ आया, पुट वापस से इंसर्ट करवा रहा है डिलीट करा के पूरा ऑब्जेक्ट, और पैच जो है हमारे पास वो एक एक प्रॉपर्टी को अपडेट करवा रहा है, या दो दो प्रॉपर्टी, या जितनी भी आप डिफाइन करना चाहो आपकी मर्जी है, सिर्फ जो डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं उनको अपडेट करवा रहा है पैच। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं डिलीट की। तो डिलीट तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, डिलीट में कुछ भी नहीं करना। ऑर्डर्स, डिलीट का मेथड है, ऑर्डर एंड पॉइंट है और ऑर्डर आईडी। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी नहीं दोगे तो एपीआई हमें ये बोलेगी कि भाई ऑर्डर आईडी तो दो, मैं किस ऑर्डर को डिलीट करूँ। अभी हमने 2 ऑर्डर डिलीट, हमने 2 ऑर्डर बनाए ना। हमारे पास कितने ऑर्डर आ रहे थे, अगर मैं वापस से यहाँ पे जाऊँ गेट ऑल ऑर्डर्स में, कितने ऑर्डर आ रहे थे, 2 ऑर्डर्स, एक ये, दूसरा ये, एक टेस्ट का ऑर्डर था, एक जाहिर खान का ऑर्डर था, ऐसा ही है ना। तो भाई हमें अगर डिलीट करवाना है तो कौन सा डिलीट करवाना है, ये करवाना है या ये करवाना है। तो हम उससे कैसे पकड़ेंगे, आईडी से। हम बोलेंगे कि भाई ये लो, ये आईडी लो, इस ऑर्डर को डिलीट कर दो भाई साहब, सही है। तो वो सिर्फ इस ऑर्डर को डिलीट कर देगा, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, मैच करूँगा टेस्ट वाले को डिलीट, तो टेस्ट वाले की आईडी को यहाँ से कॉपी करूँगा, गेट ऑल में आए, हिट किया, सारे ऑर्डर्स आ गए। यहाँ से इसकी एक, जो मुझे ऑर्डर डिलीट करवाना है, जो मुझे ऑब्जेक्ट डिलीट करवाना है, उसकी आईडी को कॉपी किया और अब हम एक डिलीट करवाना है, न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे और अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे सब चीज़ें वापस से बनानी पड़ेंगी। तो डिलीट का मेथड सेलेक्ट करते हैं, डिलीट का मेथड, और यहाँ पे बेस यूआरएल हमने कहीं से भी उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं बेस यूआरएल अपना, ठीक है, ये आ गया बेस यूआरएल स्लैश, एंड पॉइंट का नाम देख लेते हैं, एंड पॉइंट का नाम है ऑर्डर्स स्लैश, और आगे क्या बोल रहा है भाई, ऑर्डर आईडी। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने कॉलन दिया भाई, ये कॉलन हम लोग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट आईडी लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आईडी में पेस्ट कर दूंगा, ये रही मेरी आईडी, ऑर्डर की आईडी, ये रही, ये मेरा पूरा यूआरएल बन गया है। इसको सेंड करना है, लेकिन ऑब्वियसली सेंड करने पे काम नहीं करेगा, ऑथ में जाएंगे, बेयरर में जाएंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन। सही है भाई, हमारे पास टोकन तो पड़ा हुआ है, जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सब चीज़ें हो गई, बेयरर में टोकन आ गया, बॉडी में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि डिलीट है, डिलीट का मेथड आ गया, बेस यूआरएल आ गया, एंड पॉइंट आ गया और आईडी आ गई। अच्छा, अभी मैं इसको सेंड करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा, सही है। हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे यहाँ से, एक हिट मार के गेट ऑल पे, गेट ऑल ऑर्डर्स में हिट मार के कि भाई यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको सेव तो पहले कर लेते हैं जल्दी से, ये डिलीट आ गया, तो ये कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। क्या होगा अगर मैं आईडी में कुछ मिस्टेक कर दूं, आखिर में 2 हटा दूं, अब क्या होगा, चेक करता है, सेंड करता हूं मैं। और अब आप यहाँ पे आप लोग देखो 404 नॉट फाउंड, जो मैंने बोला था कि अगर आप आईडी में कुछ मिस्टेक करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, नो ऑर्डर विथ आईडी। ये क्या बोल रहा है भाई, ये जो आपने आईडी प्रोवाइड की है इसका तो कोई ऑर्डर ही नहीं पड़ा हुआ, तो मैं क्या डिलीट करूँ, सही है। तो अब मैं इसको वापस से कंट्रोल Z करूँगा तो वापस से 2 आ गया। अब इसको सेंड करते हैं, अब चेक करते हैं। जैसे ही मैंने वापस से इसको किया तो आप लोग देखो कि इसने 204 नो कंटेंट दे दिया, ग्रीन दे दिया। 204 का मतलब होता है कि आपका सक्सेस हो गया, ग्रीन आ गया, तो इसका मतलब कि डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, गेट ऑल वाली एपीआई में जाएंगे, टेस्ट करेंगे इसको और यहाँ से सेंड करते हैं इस, क्योंकि सारा पेलोड बना हुआ है। अच्छा, पेलोड क्या होता है, पेलोड मैंने अभी वर्ड इस्तेमाल किया, पेलोड यही है कि गेट का मेथड सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये यूआरएल पूरा बना हुआ है हमारा, ऑथ में हमारे पास टोकन रखा हुआ है, सही है,
तो सारा पेलोड बना हुआ है हमारा, जस्ट सेंड पे क्लिक करना है और काम हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या हमारा ऑर्डर डिलीट हुआ अभी या नहीं हुआ। अभी देखिए 2 आ रहे हैं, चेक करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ से देखो कि एक ही हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, सही है। दूसरा वाला जो टेस्ट वाला था वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो यही वाली बात अगर मैं पैच में भी जाऊं और यहाँ से मैं इसकी आईडी गलत कर दूं और फिर सेंड करूं, तो वो बोलेगा भाई नो ऑर्डर आईडी फाउंड, ये एरर आ गया 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको वापस से करेंगे और इसको मैं वापस से अपना नाम कर देता हूँ। और अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ जाहिर है, तो मैं, अच्छा पुट नहीं, पैच में जाना था। पैच वाली एपीआई यहाँ पे गलत हो गई, कोई बात नहीं, इसको पैच कर लेता है। तो पैच कर दिया और जाहिर खान कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको चेक करते हैं, सेंड करते हैं। तो अब ये हमारे पास सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि अब हमने आईडी सही दी है और मेथड भी सही दिया है और ये प्रॉपर्टी तो सही थी, हमारे पास कस्टमर नेम एंड कैपिटल ही था, तो ये मैंने कर दिया। अब हम चेक करते हैं गेट ऑल ऑर्डर्स, अब यहाँ पे मेरा पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा टॉपिक एपीआईज का। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, सही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बना लिया। अब मैं कभी भी खोलूँगा, मुझे कुछ रिवीजन करना है कि कैसे काम करते हैं, मैं बस इन पे क्लिक करूँगा और इनको चला के देख लूँगा। अगर मेरा टोकन एक्सपायर हो गया तो वापस से जनरेट कर लूँगा टोकन, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सिंपल इसमें मैंने एपीआईज का बताया कि एपीआईज होती क्या है, एपीआईज कैसे काम करती हैं, एपीआईज कैसे काम करती हैं ये तो अभी नहीं बताया, क्योंकि बैकएंड का टॉपिक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एपीआईज बनाना किसका काम होता है, बैकएंड डेवलपर का काम होता है। आप लोग हो फ्रंट एंड के, सही है, तो आप लोग का ये मसला नहीं है कि एपीआई बनती कैसे है, डेटाबेस से कम्युनिकेशन कैसे होती है, वो सब चीज़ें आपका हेडेक नहीं है, आपका मसला नहीं है। आपका मसला ये है, आपका हेडेक ये है कि एपीआई आपको एक बनी बनाई मिलेगी, किस फॉर्म में बनी बनाई मिलेगी, इस फॉर्म में बनी बनाई मिलेगी। तो मैं बात करूँ, ये एपीआई एक, सही है, इस एंड पॉइंट पे हिट किया आपने तो ये रिस्पॉन्स में डाटा आया, तो इसको आपने फ्रंट एंड में कैसे अच्छे से दिखाना है, वो सब आपका मसला है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फ्री की एपीआई हमने देखी, और ये हमने एक अच्छी रिसोर्स है बहुत लर्न करने की, सीखने की। तो आप लोग इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वेबसाइट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग यहाँ से इसको टेस्ट करो, इन एपीआईज को चेक करो और ये काम करो, मज़ा आएगा आप लोगों को करने में, डाटा को गेट करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में, और जनरेट टोकन भी जनरेट करने के लिए, टोकन जनरेट करने में, सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो आप लोगों को मज़ा आएगा इसको करने में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग सैनिटी भी देखेंगे, और उससे पहले हम लोग इन एपीआईज को फ्रंट एंड में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखेंगे, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमने थंडर क्लाइंट में एपीआईज को टेस्ट करा है, सही है, एपीआईज को समझा कि ये सारे मेथड्स होते क्या हैं, और थंडर क्लाइंट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं बेसिकली एपीआईज को, ये हमने पढ़ा है। अब इनको कंज्यूम कैसे करना है अपनी फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में, हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। उसके उसके अगले सॉरी, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैनिटी भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो हमारे हैकाथॉन में होंगे। ये दोनों काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये दोनों मेन बेसिकली चीज़ें हैं, एपीआईज और हेडलेस सीएमएस। तो बेसिकली सैनिटी हेडलेस सीएमएस होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे आने वाली, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।